हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कोशिका की, जी हाँ दोस्तों, सेल की। आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर बायोलॉजी शुरू करो, बायोलॉजी शुरू करो। तो आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं और अपने बायोलॉजी के पहले क्लास में कोशिका को समझेंगे। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे और भी टॉपिक और चैप्टर को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका साइंस कंप्लीट कोर्स धुरीना ऐप पर अवेलेबल है, जो आपको अभी 199 रुपये में मिल रहा है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल रखा है। तो आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। आइए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं सेल की, कोशिका की, तो हमारे अंदर में एक बचपन से जो पढ़ाया हम लोग को डेफिनेशन याद है, वो चीज़ याद आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सेल की डेफिनेशन आज जानोगे, आप सबों को पता है सेल का डेफिनेशन क्या होता है कि कोशिका सजीवों की या सजीव ना आपको याद रहे तो आप जीव भी लिख सकते हैं। कोशिका सजीवों या जीव की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इकाई बोले तो यूनिट। ध्यान से देखिएगा कि जो आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही आपका डेफिनेशन है कि जो सेल होता है, कोशिका होता है, वो किसी भी जीव या किसी भी सजीव के शरीर का सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटा यूनिट होता है। और वो जो यूनिट होता है, वो जो इकाई होता है, वो उस शरीर का आधारभूत मतलब क्या कि फंडामेंटल भी होता है और स्ट्रक्चरल मतलब कि संरचनात्मक भी होता है और फंक्शनल मतलब क्रियात्मक भी होता है। मतलब जो आपका सेल है वो किसी भी बॉडी का फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड आप कह सकते हो कि फंक्शनल यूनिट है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे कैसे कह सकते हैं इसको, समझ तो हम बचपन से इसको रहे। एक्चुअली यहाँ पे फंडामेंटल से मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आप कहते हो मेरे दोस्त कि एक घर को बनाने के लिए, जैसे कि आप कोई घर बनाते हो, ये सपोज करो कि आपका एक घर है कोई, इस घर को बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, तो आप कहते हो कि सर हम सबसे पहले ईंट को जोड़ते हैं। क्या करते हैं सर? ईंट को जोड़ते हैं। और आप एक ईंट नहीं जोड़ते हैं, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ ईंट मतलब क्या, ईंटों के समूह को जोड़ते हैं। इसके साथ बहुत सारा आप ईंट ऐड करते चले जाते हैं और आप ईंट को ऐड करते करते क्या बना लेते हैं, तो सर आप दीवार बना लेते हैं। और आपको मालूम है कि किसी एक रूम में 4 दीवार होता है, तो आप 4 दीवार बनाते हो और फिर चारों दीवार जब आपस में कनेक्ट हो जाती है तब आप उसको क्या कहते हो कि सर ये घर के फॉर्म में आ गया, ऊपर में आप छत डाल देते हो। मतलब क्या कि यहाँ पे आधारभूत कहने का मतलब हुआ इस घर का कि सर इस घर का जो आधारभूत चीज़ है वो क्या है? ईंट है। वो क्या है सर? ईंट है। क्योंकि बहुत सारे ईंट आपस में जुड़ करके, इसको हम लोग ब्रिक्स भी बोलते हैं, तो बहुत सारे ईंट आपस में जुड़ करके क्या बनाए, तो दीवार बनाया और बहुत सारा दीवार आपस में जुड़ करके घर का निर्माण किया। तो ये आपका आधारभूत भी हो गया। अच्छा, अब ये संरचनात्मक कैसे है, इसको भी आप समझ लीजिए। संरचनात्मक की बात आप जब करते हो तो कहते हो सर कि दीवार की अपनी एक स्ट्रक्चर होती है, उसकी अपनी एक बनावट होती है। तो जब वो अपनी बनावट को शो कर रही है, मतलब उस घर को बनाने के लिए उस दीवार का संरचना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और जो किससे मिलके बन रहा है वो संरचना, तो ईंट से मिलके बन रहा है। और आप कह रहे हो कि सर इस घर में हम रह रहे हैं, मतलब क्या कि आपने ईंट को जोड़ करके जो घर बनाया है आप उसमें रह रहे हो, आप उस घर का यूटिलाइज कर रहे हो, मतलब क्या कि उपयोग कर रहे हो। और वो आपके सारी प्रक्रियाएं में घर का बहुत ही अहम रोल होता है। और घर का आपके डेली लाइफ में कितना रोल होता है आप सबों को पता है। दोस्तों जिस तरह आप यहाँ पे घर के लिए देख रहे हैं कि
जो आपका ईट है वो सबसे फंडामेंटल चीज़ है, ठीक उसी तरह हमारे बॉडी के निर्माण में जो कोशिका होती है, सेल होती है, वो फंडामेंटल चीज़ होता है। आप कह सकते हो कि आधारभूत चीज़ होता है। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर हाउ कैन वी प्रूव दैट, हम कैसे इसको प्रूफ कर दें। तो जब आप प्रूफ करने की बात करते हो तो हम लोग कहते हैं ना सर कि सर बहुत सारे सेल जो होते हैं ना वो आपस में मिल करके टिश्यू बनाते हैं। ये बात मैंने आपको कई बार बताया है। और बहुत सारे टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गेन सिस्टम बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिल करके क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू पहले जुड़ करके ऑर्गेन बनाता है और फिर बहुत सारा ऑर्गेन जुड़ करके क्या बना लेता है, ऑर्गेन सिस्टम, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब आप कह सकते हो कि बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ी तो उत्तक बना, बहुत सारे उत्तक से अंग बना, और बहुत सारे अंग से अंगतंत्र बना, और अंगतंत्र से क्या हो जाता है, एक जीव का निर्माण हो जाता है। मेरे दोस्त आप ये बताओ मेरे को कि क्या सारे जीव की जो स्ट्रक्चर होती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं, क्या सबकी स्ट्रक्चर समान है? क्या सबकी स्ट्रक्चर एक जैसी है? आप बोलोगे नहीं सर, हर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के स्ट्रक्चर में या फिर उसके और अदर चीज़ की हम बात करें, सब में भिन्नता पाई जाती है। और दैट्स ऑल आर ओनली वन डिपेंड ऑन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ नॉन एज सेल। और ये सारे के सारे स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करते हैं, जो आपके जीव का आधारभूत और सबसे छोटा यूनिट होता है, वो क्या होता है, आपका सेल होता है। तो आप देख रहे हैं कि फंडामेंटल के साथ साथ ये स्ट्रक्चर के लिए भी है। आप कहते हो कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होती है कि हम सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, मेरे अंदर रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है। आप कहते हो कि सर मेरे अंदर डाइजेशन की कैपेसिटी है। ये सारे डाइजेशन की कैपेसिटी क्या आपके अंदर है तो आपने इसको क्रिएट किया है? नहीं, आपने नहीं क्रिएट किया, ये आपके बॉडी के साथ प्री इंस्टॉल है। आप इसको ऐसे कह सकते हो, ये आपके बॉडी के साथ क्या है, प्री इंस्टॉल है। तो डाइजेशन सिस्टम का अपना एक प्रॉपर फंक्शन है, आपके हार्ट का अपना एक प्रॉपर फंक्शन है। तो कहीं ना कहीं अगर डाइजेशन सिस्टम, हार्ट, आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम, आपकी एक्सक्रेटरी सिस्टम, जिसको आप उत्सर्जन तंत्र बोलते हो, ये सारे प्रॉपर रूप से वर्क कर पा रहे हैं, तभी आप जिंदा हो, अदरवाइज नहीं जिंदा हो। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि दैट्स ऑल द बॉडी पार्ट विच आर नॉन एज द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन। जैसे कि आप कहते हो कि हमारा पाचन तंत्र, हमारा श्वसन तंत्र, हमारा उत्सर्जन तंत्र, हमारा जनन तंत्र, दिस ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। और इसके अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है, जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती है जो आपके लाइफ के लिए ज़रूरी है, वो सब के सब कहाँ पे होती है, सेल में होती है। और दैट्स व्हाई वी ऑल आर कॉल दैट। और इसी के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि कोशिका सजीवों या जीव की आधारभूत, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। या आप सिंपल वे में कहते हो कि सर सेल इज द फंडामेंटल, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपल वे में आप कह सकते हो। अब कहोगे कि चलो सर ये तो ठीक है, सेल हमने समझ लिया, बहुत अच्छा लगा कि ये इस तरह से इसके डेफिनेशन को हम प्रूफ करके समझ सकते हैं। लेकिन ज़रा सा आप ये बताइए कि जैसे कि हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम केमिस्ट्री को बहुत सारे ब्रांचेज में डिवाइड कर देते हैं। कहते हैं सर ये फिजिकल केमिस्ट्री है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आपको ये चीज़ पहले से पता रहता है, तो आप जब जो चैप्टर पढ़ते हो उसका आप अंदाज़ा पहले से लगा लेते हो। अगर कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ना है तो आप कहते हो कि सर ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पूरी तरह से। तो आपके मन में ये भी सवाल आएगा कि सर ये जो सेल है बायोलॉजी के किस सेक्शन में पढ़ना होता है या बायोलॉजी के किस भाग में पढ़ना होता है। तो मेरे मित्र आपको ये जानना होगा कि बायोलॉजी का वह भाग जहाँ पे सेलों का अध्ययन किया जाता है, कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आपका मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया कि सर बायोलॉजी का वह पार्ट जहाँ पे कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं या कोशिका विज्ञान कहते हैं।
इसको हम कोशिका विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कोशिका विज्ञान भी कहते हैं, सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। तो आप कह सकते हो क्या सर कि जो हम लोग सेल के बारे में बायोलॉजी के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर अभी आप जस्ट बताए कि सेल जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अभी आप कह रहे हैं कि सेल के बारे में बायोलॉजी के जिस सेक्शन में पढ़ेंगे उसको हम लोग साइटोलॉजी कहेंगे या कोशिका विज्ञान कहेंगे। आपको तो पहले ये बताना चाहिए कि सेल को किसने खोजा, सेल लिविंग था या नॉन लिविंग था, क्या था। चलेंगे वहाँ पे आएंगे, लेकिन इस चीज़ को समझना पहले ज़रूरी है कि आपने सर अभी जस्ट बताया कि सेल हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है और इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। तो फिर हम सेल के बारे में जो सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? दैट्स आर द पॉइंट मेरे मित्र, यही चीज़ आपको पढ़ना है। आपके एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके सेल बायोलॉजी से ही पूछा जाता है। और ये जो आप डेफिनेशन देख रहे हो या जो मैंने आपको इतना बताया, ये सिर्फ एक बात समझाने के लिए आपको मैंने बताया कि जो कोशिका होती है वो शरीर की सबसे छोटी और आधारभूत और संरचनात्मक इकाई होती है। बस इसी चीज़ को मैंने समझाने के लिए इतना बात बोला। लेकिन मेन जो आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो साइटोलॉजी से पूछे जाने हैं। आप कहेंगे कि सर अच्छा इसमें क्या पढ़ना होगा, फिर हमको कोशिका के बारे में क्या पढ़ेंगे? आपको मैंने अभी जस्ट बताया कि हम लोग सेल पढ़ेंगे, तो पहले आपको मैंने बताया कि सेल यहाँ पे ऐसे ये होता है। अब आप कह रहे हो कि सर साइटोलॉजी पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे, तो कोशिका के बारे में आप क्या पढ़ेंगे? तो ध्यान देंगे दोस्तों कि आप कहते हो कि हमारे बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है ऑल आर परफॉर्म्स इन अ सेल। ये सारे परफॉर्म कहाँ पे होते हैं? सेल में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सेल भी वर्क करता है, और जिस तरह हमारे बॉडी में अलग अलग वर्क को करने के लिए अलग अलग ऑर्गेन सिस्टम है, ठीक उसी तरह सेल के बॉडी के अंदर भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं एंड विच आर नॉन एज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, विच आर नॉन एज लाइसोसोम, जिसको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। रसधानी है तो होता है सेल का अंग, तारकाई होता है जिसको हम लोग सेंट्रोसोम बोलते हैं, राइबोसोम होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दैट्स ऑल आर नॉन एज द सेल ऑर्गेनेल्स। ये सारे कोशिकांग कहलाते हैं, और कोशिका के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती है वो सारी प्रक्रियाएं इन्हीं कोशिकांग के द्वारा होता है, इन्हीं कोशिका के अंग के द्वारा होता है। और जो हम लोग साइटोलॉजी में पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं कि कोशिका के अंदर का जो मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका वर्क कैसा है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? कि साइटोलॉजी में, कोशिका विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोशिका के अंदर के वस्तु की रचना, ध्यान से देखिएगा, साइटोलॉजी में हम लोग कोशिका के अंदर के वस्तु की रचना, अंदर के वस्तु की रचना एवं उसके कार्यकी से संबंधित चीजों का अध्ययन करना सेल बायोलॉजी कहलाता है, सेल बायोलॉजी कहलाता है। या फिर आप इसको साइटोलॉजी कह सकते हो कि कोशिका के अंदर के वस्तु की रचना एवं उसके कार्य की, मतलब वो किस तरह से कार्य करता है, कार्यकी को हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं। तो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसकी स्ट्रक्चर और उसका जो प्रॉपर वर्क करने का तरीका है, मतलब कि उसकी जो फिजियोलॉजी है उसके बारे में बायोलॉजी के जिस भाग में हम लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी के जिस सेक्शन में पढ़ते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। या आप सिंपल वे में इसको लिख सकते हो क्या कि कोशिका के बारे में बायोलॉजी के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। अब आप में से बहुत सारे के मन में ये उठ रहा होगा, और मे बी ये उठ नहीं रहा भी होगा, तो उठना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपको उस टॉपिक के बेस पे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है या क्या क्या क्वेश्चन आने की संभावना होती है, इस चीज़ का जानकारी ज़रूर होना चाहिए।
अब अभी आप जब साइटोलॉजी समझ रहे हैं तो आपके एग्जाम में एक शब्द पूछा जाता है आपसे कि साइटोलॉजी शब्द को सबसे पहले कोइन करने वाला या साइटोलॉजी नाम देने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था। आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज नॉन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के जनक किसको बोला जाता है। मेरे मित्र, अगर डेफिनेशन से क्वेश्चन आता तो बुक में ऑब्वियसली बात है कि हर जगह पे आपको डेफिनेशन मिल जाता, फिर आपको यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होती पढ़ने की। इसीलिए मेरा मानना है कि जब भी आप किसी टॉपिक को क्लियर करो ना तो उसके पूरे गहराई तक को समझ लो, ताकि आपको आगे फिर कोई परेशानी नहीं हो। तो आपका जो पहला इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइटोलॉजी शब्द को टर्म किसने किया। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हु वाज नॉन एज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के जनक कौन है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से 3-4 पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है हु वाज नॉन एज द मॉडर्न फादर ऑफ साइटोलॉजी, या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है। आपसे फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन साइटोलॉजी के फादर कौन है। ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते हैं। तो देखते हैं कि ये तीनों क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे। अब जब आपका ये 3 क्वेश्चन बनता है तो जाहिर सी बात है कि आपको ये जानना जरूरी होगा, तो आप लोग स्टार मार्क देकर के लिखेंगे। उससे पहले इसको इरेज करते हैं। अब जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सर इसको याद रखेंगे, यहाँ पे स्टार मार्क देकर के लिख लेंगे कि साइटोलॉजी के जनक, साइटोलॉजी के जनक, या आपसे फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछा जाएगा। दोस्तों, आपको ये चीज़ बचपन से याद होगा कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। कब की? तो 1665 ईस्वी में की। और जाहिर सी बात है कि रॉबर्ट हुक का कोशिका के खोज में बहुत बड़ा योगदान था, और इसीलिए हम लोग कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में किसको जानते हैं, रॉबर्ट हुक को जानते हैं। किसको जानते हैं? रॉबर्ट हुक को जानते हैं। और सेल को भी इन्होंने ही खोजा था। हालांकि मैं आपको अभी सेल का डिस्कवरी नहीं बताया हूं, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन क्रम से चलेंगे, सीक्वेंस से। आप ये याद रखेंगे कि साइटोलॉजी के जनक कौन थे, तो रॉबर्ट हुक थे। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सेल के अध्ययन और उसको समझाने में इनका बहुत बड़ा रोल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। फिर आपको मैंने क्या बताया कि सर आपसे ये पूछा जाता है कि हु वाज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मतलब क्या कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। तो जब आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे सर स्वानसन। कौन थे सर? स्वानसन। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही नाम आपका सेम है, बस आपका शब्द पे डिफरेंस होगा। यहाँ पे आपको मॉडर्न लगा हुआ मिलेगा, जिसका मतलब क्या होगा? आधुनिक। तो आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वानसन थे। अब आप कहेंगे कि ये स्वानसन कौन थे, तो आपको मालूम होगा कि सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत को 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के दिए थे, स्लाइडेन और स्वान। स्वान का पूरा नाम क्या था? थियोडर स्वान था। और इन्हीं दोनों ने मिल करके कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। और कोशिका सिद्धांत जो है आपका बहुत बाद में आकर के 1839 ईस्वी में आकर के पारित हुआ था या प्रस्तावित हुआ था, जबकि सेल का खोज 1665 में कर दिया गया था। और जो सेल थ्योरी है उसी के बेस पे अभी पूरा का पूरा साइटोलॉजी चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं? स्वानसन को बोलते हैं। अब नेक्स्ट है आपका ये कि भारतीय कोशिकीय विज्ञान के जनक कौन है, इंडियन साइटोलॉजी के जनक कौन है? भारतीय कोशिकीय विज्ञान के जनक, भारतीय कोशिकीय विज्ञान के जनक, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। अब आप में से बहुत सारे के दिमाग में हरगोविंद खुराना का नाम चल रहा होगा, लेकिन वो गलत है। बच्चा ध्यान में रखेंगे, ए के शर्मा। कौन थे? ए के शर्मा थे।
अब ये 3 क्वेश्चन आपसे बनता है, ये 3 क्वेश्चन यहाँ से तो बनता है। पहला क्या कि आपका फादर कौन है साइटोलॉजी के। दूसरा आपका क्वेश्चन क्या बनता है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। और तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। तो आप इस तीनों का नाम याद रखेंगे, आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन आपका और आता है कि आपका ये पूछा जाता है क्वेश्चन बायोलॉजी की, या आपसे क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका के अंदर के वस्तुओं की रचना एवं कार्यकी का अध्ययन करते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो आप क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। अब आपसे फिर एक और सिंपल वे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो आप क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन कहलाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी जीव की आधारभूत इकाई क्या होती है, तो कोशिका होती है। किसी भी जीव की संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो कोशिका होती है। तीनों ही पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। इस तीनों से कहीं से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप उसका आसानी से जवाब लिख लेंगे, आसानी से उसको आंसर कर लेंगे, टिक आउट कर लेंगे। अब आपका इसमें से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी आपके एग्जाम में। क्या पूछा जाता है, साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स, अच्छा ध्यान देंगे यहाँ पे कि साइटोजेनेटिक्स मैंने क्यों बोला। साइटोजेनेटिक्स तो आप एक चीज़ समझ रहे होंगे, साइटो तो समझ रहे होंगे कि सर कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं, और जेनेटिक्स का मतलब ये समझ रहे होंगे अनुवांशिकी। ऑब्वियस सी बात है, मैं अनुवांशिकी की ही बात कर रहा हूँ। अब आप सबों के मन में ये चीज़ घूरने लगा होगा कि सर कोशिका में कैसा अनुवांशिकी। तो आपको मैं बता दूँ कि कोशिका, आप जितने भी जीव हैं, तमाम जीव की आधारभूत और संरचनात्मक इकाई तो जो है सो वो है ही। कोशिका जो है उसके अंदर सेल्फ रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। कोशिका के अंदर स्वतः प्रजनन करने की क्षमता होती है। और जितने भी जीव के शरीर में कोशिकाएं हैं, तो उस जीव के शरीर में होने वाली सारी जैव प्रक्रियाएं कोशिका के ही अंदर होती है, सेल के ही अंदर होती है। किसके अंदर होती है, सेल के अंदर ही होती है। अब आप कहेंगे कि सर आप ये क्यों बताएं। ऐसा इसलिए बताएं मेरे मित्र, आपके मन में कोशिकीय अनुवांशिकी को लेकर के कन्फ्यूजन आ जाता कि सर कोशिका में जब जनन ही नहीं होगा तो फिर अनुवांशिकी की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि अनुवांशिकी का मतलब होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पेरेंट्स के प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना। मेरे मित्र, सेल में सेल्फ रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है, कोशिका में स्वतः जनन की प्रक्रिया होती है, और कोशिका सेल्फ रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करने में समर्थ है। तो इसकी जो जेनेटिक्स प्रॉपर्टी होती है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी आपका एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते रहती है। एक सेल से क्या होती है, दूसरे सेल में ट्रांसफर होते रहती है। तो सिंपल में अगर आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाए कि कोशिकीय अनुवांशिकी से संबंधित निम्नलिखित में से हैं, तो आप कहेंगे साइटोजेनेटिक्स हैं। क्या है आपका, साइटोजेनेटिक्स है। क्यों, क्योंकि सेल के अंदर भी सेल्फ रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है। दैट्स वाई सेल की जो प्रॉपर्टी होगी एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए कोशिकीय अनुवांशिकी का मतलब ये हुआ कि कोशिका के, एक कोशिका का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दूसरे कोशिका में ट्रांसफर हो जाना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकीय अनुवांशिकी कहते हैं। तो पहला चीज तो कोशिका के हेरिडिटरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछता है मेरे मित्र कि साइटोजेनेटिक्स के खोजकर्ता कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि साइटोजेनेटिक्स के खोजकर्ता कौन थे, तो आप किसका नाम लेंगे, आप H.J. मूलर का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे, H.J. मूलर का नाम लेंगे। आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्या कि कोशिकीय अनुवांशिकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो साइटोजेनेटिक्स से संबंधित है। और साइटोजेनेटिक्स के फादर कौन है, साइटोजेनेटिक्स को खोजा कौन था। तो अब आप क्या कहेंगे कि सर आप कहेंगे कि साइटोजेनेटिक्स को H.J. मूलर ने खोजा था। किसने खोजा था, H.J. मूलर ने खोजा था। अब दोस्तों जब आप इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं तो आपके मन में एक और सवाल आता है कि सर आपने ये तो नहीं बताया कि सेल को किसने खोजा प्रॉपर रूप से। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक थे, और आप पहले से जान रहे हैं कि रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करा था।
रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज करा था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज कैसे करा था, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको आपके एग्जाम में आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी कोशिका है। आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन है। मतलब क्या कि ये की पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सर सेल को खोजा किस तरह से गया था। दोस्तों इन सारे चीज़ों की बात हम लोग करेंगे इसके अगले पार्ट में। उम्मीद करते हैं कि आप सेल क्या होता है, साइटोजेनेटिक्स क्या होता है और साइटोलॉजी क्या होता है, और इससे संबंधित आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे से कर लेंगे अगर आप आपके एग्जाम में आए। इस वीडियो के बायोलॉजी के अगले पार्ट में, सेल के अगले पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले सेल को कैसे खोजा गया, किस तरह से खोजा गया, सेल का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा था ये, और साथ ही साथ कुछ एग्जाम पॉइंट की भी बात करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।